हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल के आसान के अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदल कर मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने 2024 में नौकरी लेकर के मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके, जिसकी कंप्लीट थ्योरी नया राजस्थान नया जीके अपडेट वाला पढ़ रहे थे हमारे इस चैनल पर, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी चैप्टरों को आपको पढ़ा दिया गया है, उसकी थ्योरी करवा दी गई है और उसके साथ में MCQs भी करवा दिए गए हैं। दोस्तों, भूगोल के अंतर्गत एक चैप्टर था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत हम एक क्लास आपको अपलोड कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं भौतिक प्रदेशों से संबंधित। उसके अंतर्गत हमने देखा था वर्गीकरण, तो व्यक्तिगत वर्गीकरण और सामान्य वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, प्रोफेसर BC मिश्रा, विनय चंद्र मिश्रा और प्रोफेसर RL सिंह, रामलोचन सिंह के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा एक तो प्रोफेसर BC मिश्रा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी राजस्थान का भूगोल 1967 ईस्वी में, और इसका प्रकाशन NBT के द्वारा 1968 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने भौतिक प्रदेशों को सात सात भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और RL लोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान को 2 बृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया। इसके अलावा हमने पढ़ा था सामान्य वर्गीकरण, और सामान्य वर्गीकरण में हमने देखा था उच्चावच और जलवायु के आधार पर पर्वतीय, पठार, मैदान और मरुस्थल। ठीक है, ऐसे प्रकार से उच्चावच और जलवायु के आधार पर हमने 4 प्रकार पढ़े थे: पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने भौतिक प्रदेशों के बारे में क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले, मिट्टी, जलवायु और निर्माण कार्य के आधार पर इनके क्या पढ़े थे, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पढ़ी थी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो हमने नेक्स्ट क्लास में मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती वाला जो क्षेत्र पढ़ा था, वो राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मतलब कहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। तो आप देखोगे तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत क्या है, ये पाई जाती है अरावली। क्या पाई जाती है? अरावली पाई जाती है इस प्रकार से। तो ये वाला एरिया है, ये क्या है? अरावली है। तो राजस्थान के मध्य से होकर लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। कौन सी गुजरती है? अरावली गुजरती है। अपन बात करें इधर वाले एरिया की, तो इधर वाला एरिया है, यह हो जाएगा मरुस्थल। क्या हो जाएगा? मरुस्थल है। थारका जिसे मरुस्थल कहा जाता है। तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिम में है ये मरुस्थल। तो राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल। ठीक है, इस वाले एरिया को कहा जाएगा मरुस्थल, इस वाले एरिया को कहा जाएगा अरावली। मैं एक बार इनके नाम और लिख देता हूँ। ये हो जाएगा मरुस्थल और ये हो जाएगी अपन की क्या? अरावली। ठीक है, ये हो जाएगा मरुस्थल, ये हो जाएगी अरावली पर्वतमाला। अपन नेक्स्ट बात करें, किसकी बात करें अपन नेक्स्ट? तो नेक्स्ट बात करें पूरी मैदान की। तो पूरी मैदान कौन सा वाला क्षेत्र रहने वाला है? ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यह क्या कहलाता है? पूर्वी मैदान। क्या कहलाता है? पूर्वी मैदान। इस वाले क्षेत्र में जितने भी जिले शामिल होंगे वो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आएंगे। इस वाले क्षेत्र में जो जिले शामिल होंगे वो मरुस्थल के अंतर्गत आएंगे, और इस वाले क्षेत्र में जो शामिल होंगे तो वो अरावली के अंतर्गत आएंगे जिले। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन किस चीज़ के बारे में? तो वो करते हैं अपन इस वाले एरिया के बारे में। किसके बारे में? इस वाले एरिया के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया है, इसे अपन क्या कहते हैं? तो इस वाले एरिया को अपन कहेंगे, तो वो कहेंगे क्या पता है कौन सा? ये वाला एरिया। ठीक है, इसके अंदर का कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया है, इसको बोलेंगे हाड़ौती। क्या बोलेंगे? हाड़ौती। हाड़ा वंश का शासन था, इसलिए हाड़ौती पड़ा था इधर की साइड में, तो हाड़ौती का पठार। तो इस वाले कोटा, बूंदी, बारा वाले एरिया को अपन बोलते हैं हाड़ौती का पठार। ठीक है, अपन इसके अलावा जयपुर वयपुर, जयपुर अब हो गया, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर हो गया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ तक अपन का जो एरिया है इसको बोलते हैं पूर्वी मैदान। एक होता अरावली, अरावली के अंतर्गत आ जाएगा दौसा।
जयपुर वाला भी एरिया आता है अरावली के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें अजमेर भी आता है अरावली के अंतर्गत, पाली आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, ये सारे क्या है अरावली के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो मरुस्थल, और मरुस्थल के अंतर्गत तो काफ़ी ज़िले आएंगे जैसे कि चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी ज़िले आएंगे इसके अंतर्गत भी, मरुस्थल के अंतर्गत भी। अपन देखेंगे कि मरुस्थल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, किस प्रकार ज़िले आते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके थे। आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था ना आपको ज़िले कितने आते हैं। तो मरुस्थल के अंतर्गत यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। तो मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं तो वो आते हैं 12 ज़िले। कितने ज़िले आते हैं? 12 ज़िले। वैसे 13 ज़िले आते हैं, लेकिन माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत क्या है, काफ़ी मात्रा में बरसात होती है, इसलिए इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अरावली की बात करें तो अरावली के अंतर्गत आते हैं 13 ज़िले, लेकिन मुख्य रूप से कितने आते हैं? 7 ज़िले आते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से अरावली 7 जिलों में विकसित है, लेकिन कम थोड़ी थोड़ी क्या है और जिलों में भी विकसित है, इसलिए अपन को 13 जिले टोटल, और उसमें कहते हैं 7। पूरी मैदान की बात करें तो पूरी मैदान है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती के अंतर्गत चार तो मुख्य रूप से आते हैं। कौन कौन से आते हैं? बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 तो ये मुख्य रूप से आते हैं, लेकिन पास के जिले हैं 3, उनमें भी हाड़ौती के अवशेष मिलते हैं, इसलिए टोटल जिले कितने आते हैं? तब वो आते हैं 7। ठीक है, इस प्रकार से 7 जिले आते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने कल की क्लास में बताया था इसके काल कब था, इसकी मिट्टी क्या थी, जिले क्या थे, कितना क्षेत्रफल है, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। अब देखें मरुस्थल है जो ये अरावली है, कौन सी ये अरावली है, इसके इधर की साइड में जो एरिया है ये क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, तो मरुस्थल के अंतर्गत शामिल जिले कितने होते हैं? तो नोट डाल के लिखेंगे अपन, नोट डाल के क्या लिखेंगे? अरावली के एक सेकेंड, अरावली के पश्चिम में, तो अरावली के पश्चिम में जिलों की संख्या, तो अरावली के पश्चिम में जिलों की संख्या पूछ लें आपसे कि अरावली के पश्चिम में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो वह कितनी रहने वाली है अरावली के पश्चिमी जिलों की संख्या? तो वो हो जाएगी 13 जिले। ठीक है, तो अरावली के पश्चिम में टोटल जिलों की संख्या पूछे तो वो हो जाएंगे 13 जिले। कितने जिले हो जाएंगे? 13 जिले हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करें कि 13 जिले हैं, ये अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं, तो जिलों में से कौन सा जिला? अरावली के 13 जिलों में से कौन सा जिला मरुस्थलीय जिला नहीं है? नहीं है। तो अरावली के 13 जिलों में से कौन सा जिला है जो कि क्या है? मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो मरुस्थलीय जिला नहीं है, ऐसा कौन सा जिला हो जाएगा? तो अरावली के 13 जिलों में से कौन सा जिला है जो मरुस्थलीय जिला नहीं है? बल्कि हमने पढ़ा था कि मरुस्थल के अंतर्गत 12 जिले हैं और अरावली के पश्चिम में 13 जिले हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा जिला है जो मरुस्थल के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो वह कौन सा जिला हो जाएगा? तो वह जिला हो जाएगा कौन सा? सिरोही। क्या हो जाएगा? माउंट आबू जो सिरोही वाला एरिया है इसको शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? कि माउंट आबू के अंतर्गत सर्दियों के टाइम में बर्फ़ गिरती है या प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और काफ़ी ठंडा एरिया है इसलिए। बल्कि मरुस्थल के अंतर्गत तो बरसात भी नहीं होती है, वहाँ पर रेत पाया जाता है, गर्मी भीषण पड़ती है। बल्कि ये क्या विपरीत है, उनके सिरोही के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, रेत नहीं मिलता है, गर्मी इतनी भीषण नहीं होती है, पानी की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए माउंट आबू सिरोही को मरुस्थल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो अतः मरुस्थलीय जिलों की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? तो मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हो जाएंगे वो भी देख लेते हैं। अतः मरुस्थलीय जिलों की संख्या, तो अतः मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12 जिले हैं। ठीक है, एक अपन ने माउंट आबू सिरोही को हटा दिया है 13 जिलों में से, और अब हो गए प्रेजेंट टाइम में 12 जिले हैं। अपन को याद रखना है
ठीक है। अपन जो ये पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें ये पढ़ रहे हैं 33 जिलों के आंकड़ों के अनुसार। अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ज़िले हैं जो कि आपको ऐड करने हैं, किसके अनुसार ऐड करने हैं, तो वो 50 जिलों के अनुसार, वो भी सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बताऊंगा। यह है अपने देखा था 33 जिलों के अनुसार, लेकिन अपन बात करें प्रेजेंट टाइम के अनुसार जो 50 जिले हो गए हैं अपन के राजस्थान के अंतर्गत, तो राजस्थान के अंतर्गत 50 जिलों के अनुसार नेक्स्ट लिख देते हैं 50 जिलों के अनुसार। ये अपन ने पढ़ा था अभी तक 33 जिलों के अनुसार, ठीक है। तो 50 जिलों के अनुसार अपन बात करें तो मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मरुस्थलीय जिलों की संख्या हो जाएगी 18, ठीक है। तो 18 जिले हैं मरुस्थल में, कितने जिले हो जाएंगे, 18 जिले हो जाएंगे मरुस्थल के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में 50 आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। पुराने आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 12 जिले हो जाएंगे। लेकिन क्या है, अरावली से संबंधित कुछ चीजें और देख लेते हैं कि अरावली है वो राजस्थान को 2 पार्टों में बांटती है, और 2 पार्टों में किस प्रकार से बांटती है वो भी अपन चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अरावली के, तो अरावली की अपन बात करें पश्चिम में और पूरब में, तो पश्चिम और पूरब की बात करते हैं तो पश्चिम में स्थित जिले, पश्चिम में स्थित जिले, और एक और बात करते हैं अपन पूरब में स्थित जिले। पश्चिम में स्थित जिले और पूरब में स्थित जिलों की बात करते हैं। पश्चिम में स्थित जिलों की जब अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 2 मत आते हैं, और पूरब के अंतर्गत स्थित जिलों की बात करते हैं 2 मत आते हैं। अरावली अपन के राजस्थान के अंतर्गत, तो इस प्रकार से अरावली रहने वाली है। ये राजस्थान का मैप है, आपको लोगों में दिख रहा होगा, तो ये माना कि ये अरावली है। तो अरावली की साइड से लेके अपन इधर की बात करें तो ये हो जाएंगे पश्चिमी जिले, और इधर की बात करें तो ये हो जाएंगे अरावली के पूर्वी जिले। तो अरावली के पूर्व में स्थित जिले ये हो जाएंगे और अरावली के पश्चिम में स्थित जिले ये हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से रहने वाले अपन देखते हैं कि अरावली के जो पश्चिम में स्थित जिले हैं और पश्चिम में स्थित जिलों का अपन देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। तो पश्चिम में स्थित जिले हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार क्या रहने वाले हैं, तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं, क्या हैं, बड़े जिले हैं। क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से हो जाएंगे, तो पश्चिम में स्थित जिले हो जाएंगे, जैसे कि जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, बीकानेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, ये सभी क्या हैं, बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो पश्चिम अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों के अंतर्गत सबसे बड़े जिले हैं, क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करने वाले जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। और जनसंख्या के अनुसार अपन बात करें तो राजस्थान के जो पश्चिम में जिले हैं, अरावली के पश्चिम में जो जिले हैं वो जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, कम जनसंख्या है, क्या है, कम जनसंख्या। तो अगर अपन बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़े जिले हैं पश्चिम में के अंतर्गत, और अपन बात करें जनसंख्या के अनुसार तो सबसे कम जनसंख्या निवास करती है किसके अंदर, अरावली के पश्चिम में के अंतर्गत। हमने बताया था आपको, अपन ने बताया था कि राजस्थान का मरुस्थल है वो 61.11% है, लेकिन इसके अंतर्गत जनसंख्या कितना निवास करती है, 40% निवास करती है, ठीक है। ये चीज़ अपन ने देखी थी। लेकिन अपन बात करते हैं पूर्व में स्थित जिले और पूर्व में स्थित जिलों की अपन बात करते हैं तो इनका भी 2 आधारों के अनुसार वर्गीकरण करते हैं। एक अपन करते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार अपन देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं तो सबसे छोटे जिले होते हैं, क्या होते हैं, सबसे छोटे जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार कौन से, पूर्व में स्थित जिले हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे जिले हैं। लेकिन अपन बात करें पूर्व में स्थित जिलों की जनसंख्या के अनुसार, किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। और जनसंख्या के अनुसार अपन बात करें तो जनसंख्या क्या है, ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ज़्यादा जनसंख्या। तो ज़्यादा जनसंख्या है अरावली के पूर्वी जिलों के अंतर्गत, ठीक है। तो अपन का जनसंख्या ज्यादा है तो जन घनत्व भी ज्यादा है, सर्वाधिक किसके अंतर्गत, अरावली के पूर्वी जिलों के अंतर्गत। और जन घनत्व सबसे कम होगा तो वो किसके अंतर्गत हो जाएगा, अरावली के पश्चिमी जिलों के अंतर्गत हो जाएगा। इन आंकड़ों के अनुसार अपन एक और चीज चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अपन नेक्स्ट 2 पॉइंट लिख लेते हैं, नोट लगा करके लिखने वाले हैं। तो वो लिखने वाले हैं सर्वाधिक, क्या हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश की बात करें तो अपन ने पढ़ा था सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा था, तो मरुस्थल था, क्या था, मरुस्थल था। तो मरुस्थल हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश, ठीक है, मरुस्थल।
नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, तो नेक्स्ट जो सेकंड नोट हो जाएगा वो क्या रहे, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश क्या हो जाएगा नेक्स्ट, तो वो हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो मरुस्थल हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, जनघनत्व निकालते हैं। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश की बात करें अपन, भौतिक प्रदेश, तो भौतिक प्रदेश है सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो वो रहने वाला है कौन सा, वो हो जाएगा पूर्वी मैदान। कौन सा रहने वाला है, पूर्वी मैदान। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो वो सर्वाधिक कहाँ का रहने वाला है, जयपुर का रहने वाला है, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, जयपुर के अंतर्गत रहती है, जो कि क्या है, राजस्थान की राजधानी था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जयपुर की जो जयपुर शहर है जो क्या है, वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश मरुस्थल हो जाएगा। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा रहने वाला है, तो वो हो जाएगा पूर्वी मैदान। कौन सा रहने वाला है, पूर्वी मैदान रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अपन ने क्या क्या चीज़ें चर्चा की हैं, वो सारी चीज़ें अपन को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, जो अपन के पास आंकड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग ही पूरा सटीक और आपके जो एग्जाम में आने वाला है वही चीज़ हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और आपके हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलिए इस चीज़ की। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मरुस्थल से संबंधित क्या चीज़ डालने हैं, भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत फर्स्ट भौतिक प्रदेश हो जाएगा। तो वह कौन सा भौतिक प्रदेश रहने वाला है, तो अपन का फर्स्ट भौतिक प्रदेश हो जाएगा, तो वह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मरुस्थल। ठीक है, बेसिक चीज़ें हम सारी कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन पढ़ने वाले हैं मरुस्थल। तो हेडिंग डाल लीजिए मरुस्थल। हेडिंग क्या हो जाएगी, तो मरुस्थल रहने वाली है। तो अपन मरुस्थल के अंतर्गत देखते हैं कि मरुस्थल होता क्या है, मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, मरुस्थल के अपन के राजस्थान के अंतर्गत कितना बिलोंग करता है, क्या नाम है, क्या संबंधित है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो मरुस्थल है, तो मरुस्थल की अपन बात करते हैं नाम की। तो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है थार का मरुस्थल। क्या नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल। तो इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ पर अपन बोलते हैं धोरारा धरती, धोरारी धरती। क्या बोलते हैं, धोरारी धरती भी बोलते हैं इसको, थार के मरुस्थल को। ठीक है, तो धोरारी धरती या फिर इसे बोलते हैं अपन थार का मरुस्थल। तो मरुस्थल का नाम हो जाएगा थार का मरुस्थल और धोरारी धरती कहते हैं। ठीक है, अपन इसका बात करें कि इसका विस्तार कहाँ है, थार का मरुस्थल है, इसका जो विस्तार की अपन बात करें, ठीक है, विस्तार, तो विस्तार अपन देखें भारत के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, भारत के अकॉर्डिंग अपन विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है वो कितने राज्यों के अंतर्गत होने वाला है, वो सारी चीज़ें चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के अंतर्गत जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का विस्तार भारत के अंतर्गत रहने वाला है। तो यह कितना कैसे रहने वाला है और किस किस के बीच में कितना रहने वाला। थार का मरुस्थल है, यह दो देशों में पाया जाता है, एक तो हो जाएगा भारत और दूसरी बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत पाया जाता है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंतर्गत क्या पाया जाता है, थार का मरुस्थल पाया जाता है। इसका नाम है थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के अपन भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत पाया जाता है, वो पाया जाता है 85%। कितना पाया जाता है, 85%। और पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो पाकिस्तान के अंतर्गत पाया जाता है थार का मरुस्थल 15%। ठीक है, तो भारत के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत के 85% और पाकिस्तान के अंतर्गत बात करें तो पाकिस्तान के अंतर्गत 15% क्या पाया जाता है, थार का मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, अपन देखते हैं वो कैसे कैसे पाया जाता है। तो अपन बात करें भारत के अंतर्गत और एक बात करेंगे पाकिस्तान के अंतर्गत। भारत के अंतर्गत पाया जाता है 85%, पाकिस्तान के अंतर्गत पाया जाता है 15%। ठीक है, और भारत के अंतर्गत 85% पाया जाता है, तो यह है भारत के कितने राज्यों के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन अपन इससे पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के अंतर्गत पाया जाता है 15%। और पाकिस्तान के अंतर्गत थार के मरुस्थल को एक नाम से और जाना जाता है, तो थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है चोलिस्तान। पाकिस्तान के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है चोलिस्तान के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है थार के मरुस्थल को, किसके अंतर्गत, पाकिस्तान के अंतर्गत। ठीक है,
अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसके अंदर, भारत के अंतर्गत। तो भारत के अंतर्गत अपन के टोटल कितना है, 85% है, और 85% है वो कितने राज्यों के अंतर्गत आता है भारत की। तो भारत की अपन बात करें सबसे पहले तो राजस्थान के अंतर्गत, एक तो राजस्थान के अंतर्गत इसका विस्तार देखने को मिलता है भारत में, किसका, थार के मरुस्थल का जो सर्वाधिक है। इसके अलावा अपन बात करें गुजरात की, किसकी बात करें, गुजरात के अंतर्गत भी थार का मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन पंजाब की, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे हरियाणा की। किसकी करने वाले हैं, हरियाणा। तो थार का मरुस्थल 4 राज्यों में पाया जाता है। थार का मरुस्थल का विस्तार कितने हैं, भारत के अंतर्गत 85% है, और 85% कितने राज्यों के अंतर्गत है, 4 राज्यों के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत, पंजाब के अंतर्गत और हरियाणा के अंतर्गत। इस प्रकार से 4 राज्यों के अंतर्गत इसका विस्तार है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो 85% का 85% के अनुसार अपन बात करें तो 58% किसके अंतर्गत पाया जाता है, राजस्थान के अंतर्गत। तो थार का मरुस्थल टोटल है 100%, जिसका 15% तो पाकिस्तान में और 85% भारत के अंतर्गत, और 85% में से 88% है वो राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। 13% पाया जाता है गुजरात के अंतर्गत, और नेक्स्ट बात करें पंजाब के अंतर्गत तो 8% पाया जाता है, और हरियाणा के अंतर्गत पाया जाता है 6%। तो थार का मरुस्थल का 85% है, और 85% का टोटल 58% कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत, और 13% पाया जाता है तो वो पाया जाता है गुजरात के अंतर्गत, और पंजाब के अंतर्गत पाया जाता है 8%, और हरियाणा के अंतर्गत पाया जाता है 6%। ठीक है, ये टोटल है 85%। 85% के अकॉर्डिंग कौन कौन से राज्य में कितना कितना पाया जाता है वो सारी चीज़ अपन ने देख चुके हैं। अपन बात करें, अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके अनुसार, तो वो करते हैं भारत के, भारत का थार का मरुस्थल। तो भारत में थार का मरुस्थल, तो भारत के अंतर्गत थार का मरुस्थल की बात करें तो माना कि जो 85% है इसको अपन 100% माने, ये 85% है, पाकिस्तान में 15% चला गया था टोटल। ठीक है, लेकिन अपन 100% की बात करें, राजस्थान के अंदर का 100% माना कि थार का मरुस्थल है, तो थार का मरुस्थल राजस्थान के अंदर का 100% है। तो ये 100% को क्या है, कितने कौन कौन से राज्यों में कितना पाया जाता है, तो सर्वाधिक पाया जाता है किसमें अंतर्गत, तो सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, तो राजस्थान के अंतर्गत भारत के कुल मरुस्थल का 62%, तो भारत के कुल मरुस्थल का 62% किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। कितना पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत, भारत के कुल मरुस्थल का कितना, 62%। ठीक है, अपन बात करें अन्य राज्यों के अंतर्गत तो गुजरात हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा। तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा तीनों राज्यों के अंतर्गत टोटल कितना पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कितना, 38%। ठीक है, तो अपन बात करें राजस्थान के अंतर्गत टोटल कितना पाया जाता है, तो राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है कितना परसेंट, तो वो पाया जाता है 62%। और अपन बात करें गुजरात, पंजाब, हरियाणा तीनों के अंतर्गत पाया जाता है टोटल 38%। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो थार का मरुस्थल का विकास है, रियल में जो थार का मरुस्थल है वो हमें राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान के अंतर्गत थार का मरुस्थल का विस्तार कैसे है, किस प्रकार से, वो सारी चीज़ें अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थार का मरुस्थल की बात करें 100% लेकर के चले भारत के अंतर्गत, तो सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत 62%, और गुजरात, पंजाब, हरियाणा के अंतर्गत पाया जाता है टोटल 38% पाया जाता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं इससे संबंधित और चीजें, तो वो देखते हैं अपन दिशा के अनुसार भारत में के राज्यों में मरुस्थल का क्रम। आपसे पूछा जा सकता है कि दिशा के अनुसार किस दिशा में अंतर्गत, कौन सा राज्य के अंतर्गत किस दिशा के अंतर्गत थार का मरुस्थल पाया जाता है, तो दिशा के अनुसार भारत के राज्यों में मरुस्थल का क्रम, दिशा के अनुसार भारत के राज्यों में मरुस्थल का क्रम। तो दिशा के अनुसार भारत के राज्यों में मरुस्थल का क्रम है वो किस प्रकार से रहने वाला है वो देख लेते हैं अपन। तो अपन बात करें सबसे ऊपर जो उत्तरी दिशा में अपन के कौन सा राज्य पड़ता है राजस्थान के ऊपर, तो पंजाब। क्या हो जाएगा, पंजाब। पंजाब के अंतर्गत अपन बात करें नेक्स्ट, तो वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा के अलावा अपन बात करें तो वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के अलावा अपन बात करें तो वो हो जाएगा गुजरात। क्या रहने वाला है, गुजरात रहने वाला है। और गुजरात
पंजाब के अंतर्गत बात करें तो पंजाब के अंतर्गत कौन सी दिशा के अंतर्गत थार का मरुस्थल पाया जाता है, तो पंजाब के अंतर्गत कौन सी दिशा हो जाएगी, तो वो हो जाएगी दक्षिणी। तो दक्षिण दिशा के अंतर्गत क्या पाया जाता है, थार का मरुस्थल पाया जाता है, किसके अंतर्गत, पंजाब के अंतर्गत। तो पंजाब के दक्षिणी भाग के अंतर्गत थार का मरुस्थल मिलता है। अपन बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंतर्गत बात करें तो दक्षिण, इसमें हरियाणा के दक्षिण में थार का मरुस्थल देखने को मिलता है, या फिर आपको मिल सकता है दक्षिण और पश्चिम के अंतर्गत, दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिणी भाग के अंतर्गत। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत भी हो सकता है ऑप्शन में, और या फिर दक्षिण हो सकता है, जो आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से अकॉर्डिंग हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत थार का मरुस्थल पाया जाता है, वो हमें देखने को मिलता है उत्तर पश्चिम के अंतर्गत। किधर मिलता है, उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल देखने को मिलता है राजस्थान के अंतर्गत। अपन नेक्स्ट बात करें गुजरात की, तो गुजरात के अंतर्गत किस दिशा में देखने को मिलता है, तो उत्तर दिशा में देखने को मिलता है थार का मरुस्थल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दिशा हो जाएगी। तो पश्चिम पंजाब की दक्षिण दिशा में, हरियाणा के दक्षिण में, या फिर ऑप्शन में आपको दक्षिण पश्चिम मिल सकता है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें गुजरात के, तो गुजरात के उत्तर के अंतर्गत थार का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनका क्रम याद रखना है, कौन सी दिशा के अंतर्गत कौन सा मरुस्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चर्चा कर चुके हैं। तो थार के मरुस्थल के अंतर्गत इन चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की है। इसके अलावा थार के मरुस्थल के अंतर्गत क्या देखते हैं अपन, कि थार के मरुस्थल का जो निर्माण है, हमने उस समय भी पढ़ा था लेकिन यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। थार का मरुस्थल का जो निर्माण है, निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कब माना जाता है, तो ये माना जाता है टर्सरी काल का। किसका माना जाता है, टर्सरी काल में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। समय आपसे पूछ ले तो टर्सरी काल का निर्माण हुआ था कब, किसका, थार के मरुस्थल का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मरुस्थल अपन ने पहली हेडिंग पढ़ी थी, मरुस्थल भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत। मरुस्थल के अंतर्गत अपन ने पहले चर्चा की थी, भारत टोटल जो मरुस्थल है ये पाकिस्तान और इंडिया के अंतर्गत बिलोंग करता है। पाकिस्तान के अंतर्गत 15% और भारत के अंतर्गत 85%। ये सारी चीज़ें अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए आप, राजस्थान में थार का मरुस्थल। क्या हेडिंग हो जाएगी, अपन अब राजस्थान के अंतर्गत थार का जो मरुस्थल है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थार का मरुस्थल है उसको डिटेल से अपन चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे पास क्या समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आपके लिए क्लास क्या छोटी रखी गई है। चलिए दोस्तों, अपन को जो पुराने वीडियो हैं उनको देखिए, और थार के मरुस्थल को अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के अंतर्गत थार के मरुस्थल को कि किस प्रकार से मरुस्थल है, शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रफल, अपन इसके बाद में बाल का स्तूप सारी चीज़ें अपन, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन सी कृषि होती है, वो सारी चीज़ें डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो को देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।